हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गद्य खंड के लास्ट चैप्टर जो कि शिक्षा है, इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारांश को, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और ये चैप्टर लिखा गया था जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, जहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि शिक्षा का मेन मोटो, मेन उद्देश्य बस जीविका कमाना नहीं है, बस मनी अर्न करना नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ मानव को सुदृढ़ करना है। तो इस चैप्टर में क्या कुछ हमें पढ़ना था, हम इसे सारांश में देखने वाले हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपसे सारांश से पूछा जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो चैप्टर है शिक्षा, ये जे कृष्णमूर्ति के द्वारा एक बहुत ही अद्भुत पार्ट है, जिसमें लेखक कृष्णमूर्ति जी ये कहते हैं कि शिक्षा मात्र व्यवसाय का साधन नहीं है, बल्कि वो मानव के जीवन के उन्नयन का महत्वपूर्ण साधन है। और उसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जीवन का सत्य तथा जीवन जीने की प्रणाली का आभास होता है। यानी कि हमारे जीवन का सार्थक क्या मूल्य है, उसका क्या सत्य है, और जीवन के जीने की प्रणाली ये क्या है, इन चीज़ों का आभास हमें शिक्षा की मदद से ही हो सकता है। वे कहते हैं, जो हमारे जे कृष्णमूर्ति जी हैं, ये कहते हैं कि चाहे शिक्षक हो या छात्र हो, यानी कि चाहे पढ़ाने वाला हो चाहे पढ़ने वाला हो, इनमें से किसी को भी असलियत में शिक्षा का उद्देश्य किसी को ज्ञात नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि ये जीविका कमाने का साधन है, यानी कि ये बस मनी अर्न करने का एक सोर्स है। क्या? शिक्षा। शिक्षा की वजह से हम मनी जो है, हम पैसे जो है वो कमा सकते हैं, बस उन्हें इतना पता है। लेकिन आप सबको पता होगा, जो हमारा जीवन है वो विलक्षण है, असीम है, अगाध है। माना कि शिक्षा जीवन से भटक गई है। पक्षी, फूल, वृक्ष, ये आकाश के सितारे, सरिताएं, नदियाँ आदि सब हमारा जीवन है। जीवन समुदाय, जातियों और देश का पारस्परिक सतत संघर्ष है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, पक्षी, फूल, समुदाय, जाति, ये सभी में जीवन है। इनका जो संघर्ष है, ये सब में जीवन है, क्योंकि जीवन ही धर्म है। जीवन मन की दबी ढकी भावनाएं भी हैं, और जो जीवन है वो भावनाएं भी हैं, जैसे ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं आदि सब जीवन है। अब शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे? तो शिक्षा ही सबका अनावरण करती है। शिक्षा ही हमें प्रबुद्ध बनाकर संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में सहायक होती है। ये हमें हेल्प करती है, हमारे जो संपूर्ण जीवन प्रक्रिया, इन्हें समझने में कौन हेल्प करती है? शिक्षा। उनकी मान्यता है कि व्यक्ति को बचपन से ही ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चों को, कि वो भय का लेश मात्र भी वहाँ पे ना हो, कि वहाँ पे भय का नामो निशान ना हो। भय व्यक्ति में कुंठा जगा देता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं को दबा देता है। ये जो भय होता है ना, वो मनुष्य के अंदर एक कुंठा को जगा देता है। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनकी जो इच्छाएं होती है, उन्हें दबा देता है भय। लेकिन उनके अनुसार है, जो मेधा है वो शक्ति है, जिसके आधार पर वातावरण के दबाव और भय के वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकते हैं। मेधा यानी कि हमारा जो स्किल है, हमारा जो दिमाग है, वो ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर वातावरण के दबाव और भय के वातावरण में भी स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकते हैं। यही सत्य और वास्तविकता की खोज का साधन भी है। भय सर्वत्र समाया है। ये दुनिया वकीलों, सैनिकों और सिपाहियों की ही है। अतः यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। वो किसी सुरक्षित स्थान पर लेकिन जाना चाहता है, वो संघर्ष कर रहा है, वो प्रतिष्ठा, सम्मान, शांति तथा आराम पाना चाहता है। और ये कार्य शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो देखो, ये तो इस चैप्टर का सारांश रहा, जहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आपको कुछ पॉइंट्स समझ में आ चुके होंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए होंगे। और उन सभी पॉइंट्स को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया कि उनके अनुसार मेघा वह शक्ति है जिसके आधार पर वातावरण के दबाव और भय के वातावरण में स्वतंत्रतापूर्वक सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अभी यहाँ पे समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव को अब कवर करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम इनके हर एक पॉइंट को क्वेश्चंस बनाकर देखने वाले हैं, और उनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए अब हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे, वहाँ पे इसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सारांश, ये जो मेरा मेन मोटो था वो था कि आपको इसके सारांश को पहुँचा दूँ, ताकि एग्जाम में अगर इसके सारांश आपसे पूछे जाएँ तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ इतने पॉइंट्स में, इतने वर्ड्स में। ठीक है, तो ये रहा इस चैप्टर का सारांश। अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आपके सारे जो सारांश में पॉइंट्स थे वे भी इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। तो देखो, शिक्षा जो है वो हमें जीवन सत्य से परिचित करवाती है। ठीक है,
और साथ ही साथ इसके साथ शिक्षा जो है वो हमें जीवन की प्रक्रिया को समझने में भी मदद करती है, यानी कि सहायता करती है। हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पक्षी, फूल, वृक्ष, आकाश, तारे, ये सारे जो जीवन होते हैं ये सारे मौजूद हैं। और ये जीवन के भी कई रूप हैं, ये अमीर भी हैं और गरीब भी। जितने भी भाव होते हैं, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएँ, वासनाएँ, भय, सफलताएँ तथा चिंताएँ, ये सब जीवन के ही अंग होते हैं, इनके ही पार्ट हैं। हम जीवन से भय खाते हैं, हम इनसे हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन अगर हमें जीवन का सामना करना है तो इन सब स्थितियों का निराकरण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम इन सारे जो हम भय खाते हैं, हम चिंतित रहते हैं, इन सभी का सामना हम कर सकेंगे। शिक्षा ही समाज के ढांचे के अनुकूल बनाने में आपकी सहायता करती है, ये हमें हमारी सहायता करती है ढांचे के अनुकूल बनाने में। समाज के जो ढांचे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस करने में, हमें अनुकूल बनाने में। ये व्यक्ति को स्वतंत्र बना देती है, यानी कि जो व्यक्ति है वो शिक्षा के माध्यम से खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लेता है। सामाजिक समस्याओं का निराकरण भी शिक्षा का ही कार्य है, और अगर आप शिक्षित रहोगे तो आप सामाजिक समस्याओं का भी निराकरण कर पाओगे, उनका सॉल्यूशन कर पाओगे। तो इसलिए शिक्षा की ये सारी कार्य हैं और शिक्षा का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। तो ये भी हमने बहुत बार देख लिया। लेखक ये कहते हैं कि समस्त सृष्टि ही जीवन है। जीवन बहुत ही अद्भुत है, ये असीम और अगाध भी है। ये विशाल साम्राज्य है जहाँ मानव कर्म करते रहते हैं। ये जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, फूल, वैभवशाली वृक्ष, आसमान, सितारे, सरिताएं, मत्स्य, ये सब हमारे जीवन है। जीवन ध्यान है, जीवन कर्म है। मतलब जो जो बातें ओशो ने कही है वो सारी बातें इन्होंने कहा है कि जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएँ, महत्वाकांक्षाएँ, वासनाएँ, भय, सफलताएँ एवं चिंताएँ। केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है जीवन। लेकिन बहुत कम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार करते हैं। यानी कि जीवन का जो संपूर्ण अर्थ है उन्हें वो समझ नहीं पाते, उन्हें वे समझने की चेष्टा भी नहीं करते, बल्कि उसके एक बहुत ही छोटे से कण को ही समझने के लिए वो महज तैयार होते हैं। इस जीवन को समझने में अगर हमें अपने जीवन के असली अर्थ को जानना है तो शिक्षा ही हमारी मदद कर सकती है। हम क्यों जीवित हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन के क्या लक्ष्य है, इन सभी को समझने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है, तो किन किन चीज़ों में जीवन है और इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, इसे भी अब हमने कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। क्यों? तो ये जो लाइन है ये हमने सारांश में देखा था। अब इसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी मानव वो किसी के अंडर में रहता है यानी कि परतंत्र रहता है तो उसे हमेशा उसका भय सताता रहता है, और ये जो भय है वो मन में ग्रंथि बनकर समा जाता है, और ये स्थिति व्यक्ति में महत्वाकांक्षाओं को दबा देती है। ये जो स्थिति होती है ये व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं को धूमिल कर देती है, दबा देती है। होता ये भी है कि कतिपय व्यक्ति जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वैसे वैसे वो और भयभीत होता चला जाता है। जो भय है वो उसके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से समा जाता है, और प्रायः व्यक्ति जीवन से भयभीत रहता है। अनेक कारण हैं, जितने भी इंसान हैं वो सारे अपने जीवन से भयभीत होते ही होते हैं, और इसके कई कारण हैं। जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो उसके लिए नौकरी के छूटने का भय है, कहीं उसकी नौकरी छूट ना जाए फिर वो क्या करेगा। परंपराएं डराती है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। ठीक है, लोग क्या कहेंगे। मृत्यु का भय तो सताता ही रहता है, मानव में रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे भय हैं जो मानव पाले रहता है अपने अंदर। अतः अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयग्रस्त है। जहाँ भय है वहीं मेघा का क्षय है। इसलिए व्यक्ति को बाल्यकाल से ही यानी कि बचपन से ही ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ भय का नामो निशान भी ना हो, जहाँ भय का लैस भी ना हो, स्वतंत्रता हो, मनचाहे कार्य करने की छूट हो। एक ऐसी स्वतंत्रता हो जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सके। यानी कि आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जहाँ पे आप खुद के डिसीजन ले सको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका अर्थ। बचपन से ही हमको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए, बहुत ही ये आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ऐसा क्यों? तो देखो, यहाँ पे भय के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा किया गया है कि जो भय है उसी के कारण एक जो जीवन है, जो मनुष्य है वो अपने जीवन को
ठीक से समझ नहीं पाता। लेकिन अगर वो भय से मुक्त ऐसे वातावरण में रहे जहाँ पे भय का नामो निशान ना हो, तो वहाँ पे उसका प्रॉपर विकास हो सकेगा। ठीक है, देखो, भय हमारी समाज शक्तियों को, हमारी समाज की जो शक्तियाँ हैं उन्हें कुंठित कर देता है। फिर चाहे मेधा हो या अन्य कोई भी शक्ति हो, जो व्यक्ति बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ भय का लेस नहीं हो, जहाँ भय का नामो निशान ना हो, तो वहाँ पे उनका जो विकास होता है वो चहुमुखी होता है। यानी कि वो बहुत ही जल्द अपना विकास कर पाते हैं, हर एक फील्ड में वो आगे बढ़ पाते हैं और उनकी मेधा शक्ति भी बहुत ही प्रबल हो जाती है। बालक जब चारों ओर भय देखते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर बालक अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ भय देखता है तो उसका विकास तो हो जाता है, पर उसकी जो मेधा है वो हमेशा मेधा शक्ति कुंठित रह जाती है। जीवन में हजारों भय होते हैं, जैसे जीविका का भय, परंपराओं का भय। जैसे आपको लगता होगा कि आप कुछ डिसीजन लेते होगे, कुछ कड़े डिसीजन लेते होगे, कुछ नेट डिसीजन लेते होगे, तो आपको लगता होगा कि लोग क्या कहेंगे, तो ये सारे आपके भय ही हैं। पत्नी का भय, अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप के भय में डूबे रहते हैं। तो इस तरह से सारे व्यक्ति किसी न किसी के भय में डूबे रहते हैं, उनकी मेधा शक्ति कुंठित हो जाती है। भयग्रस्त व्यक्ति क्या सोच सकेगा, फिर सत्य क्या खोजेगा। जो भयग्रस्त व्यक्ति होता है वो क्या सोच सकेगा, सत्य क्या खोजेगा। उसके पास सोचने का अवकाश ही नहीं होगा और ना ही शक्ति ही होगी। उसकी में यह भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है। जो भयग्रस्त होते हैं, भय हमारे सामने पग पग पर अवरोध उपस्थित कर देता है और सारी महत्वाकांक्षाओं को दबा देता है, क्योंकि हमें हर एक डिसीजन लेते के टाइम हमें भय रहता है, हमें एक डर समाये रहता है, इसलिए ये अवरोध उपस्थित कर देता है। चिंता का जन्म ही भय से ही होता है और चिंता व्यक्ति को जीवित ही जला देती है। ठीक है, जो चिंता होता है उसका उत्पत्ति भी भय से ही होता है और ये जो चिंता है ये एक मनुष्य को अंदर ही अंदर और जीवित ही जला देती है, उसे जलाकर खाक कर देती है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिटेल में कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो देखो, अगर कोई भी मनुष्य जीवन के सही अर्थ को समझ पाता है, सत्य को समझ पाता है, तो अगर उसे तनिक भी कसकसाहट का भाव आता है तो वो विद्रोह कर बैठता है और ये विद्रोह किसी के खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को क्लियरली देखने वाले हैं। देखो, हमारा जीवन बड़ा ही क्रूर बन चुका है, तो आज का हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही क्रूर बन चुका है। जब कोई व्यक्ति सचमुच जीवन की इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है, जब वो सचमुच के जीवन के अर्थ को, इसकी सच्चाई को और इसके अद्भुत सौंदर्य, अनंत गहराई और इसके ऐश्वर्य की धन्यता को महसूस कर लेता है, तो जीवन के प्रति तनिक भी कसकसाहट का भाव अगर उसके मन में आता है तो वो विद्रोह कर बैठता है। और ये विद्रोह संगठित धर्म के विरुद्ध भी हो सकता है और हो सकता है वो परंपरा के खिलाफ भी। ठीक है, और उस सड़े हुए समाज के खिलाफ भी हो सकता है। तभी मानव बनकर सत्य की खोज करना संभव हो सकेगा। जिंदगी का अर्थ अपने लिए सत्य की खोज, और ये तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब एक भयमुक्त वातावरण में हम जी सकें। भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। और आपको पता होगा कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ वो भी विद्रोह के कारण ही हुआ, तो इसलिए जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको स्वतंत्रता हासिल करने के लिए विद्रोह करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप कि जीवन में विद्रोह का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या करें। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो एक लाइन आपको दिया रहेगा और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। देखो, क्वेश्चन है, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इस जो ये जो वर्ड है इन सभी का हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। देखो, ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ जे कृष्णमूर्ति द्वारा रचित निबंध शिक्षा से उद्धृत है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन किया गया है कि आज का समाज असंगठित है, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, परस्पर मनमुटाव से ग्रस्त है और प्रायः व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के विपरीत खड़ा है, उसके अपोज कर रहा है। व्याख्या, समाज टुकड़ों में बटा है, जातियों में बटा है, वर्गों में बटा है, संप्रदायों में बटा हुआ है। प्रत्येक वर्ग एक दूसरे वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना ही समेटे रहता है, यानी कि सब एक दूसरे के खिलाफ ही बने रहते हैं। एक उनकी भावना होती है एक दूसरे के खिलाफ रहने की। शोषण, शोषित का संघर्ष तो स्वाभाविक है ही, यानी कि जो शोषक है वो शोषण करता है शोषित का, तो ये तो जो संघर्ष है शोषित का वो तो स्वाभाविक है ही। एक ही धर्म के मानने वालों का परस्पर संघर्ष कहाँ तक उचित है, और जो एक ही धर्म के होते हैं उनका भी अलग अलग जो मत होता है वो कहाँ तक उचित है, उन तक उचित है। एक दूसरी स्थिति भी है, वो है आगे बढ़ने की लालसा में भले ही इसके लिए दूसरे को कुचलना पड़े। तो ये बहुत ही अब बहुत ही कॉमन हो चुका है कि कोई भी इंसान
अपने को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सभी को कुचलना चाहता है, यानी कि बाकी सबको पीछे ढकेलना चाहता है। तो ये कहाँ तक उचित है? ये मानव की नियति है, समाज की नियति है और राष्ट्र की भी है। हर एक राष्ट्र, हर एक समाज, हर एक इंसान अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अगर किसी दूसरे को कुचलने की नौबत आ पड़े तो वो उसे पीछे नहीं रहता। ये आज की दुनिया का सत्य है। एक राष्ट्र दूसरे के प्रति ऐसा ही भाव रखता है। आप देखते ही हो, चाहे चीन हो या चाहे पाक हो, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रसिया हो, कोई भी हो, सभी के मन में ये भावना पली रहती है। वे सभी इसी इरादे से अपने जो इतने भी डिसीजंस होते हैं वे सारे लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? तो देखो, नूतन विश्व जहाँ पे मनुष्य जो है उसे जीवन के सत्य को समझ पाए, जीवन के अर्थ को समझ पाए, तो वैसा संसार हम किस तरह से बना सकते हैं? तो वैसा संसार हम तभी बना सकते हैं जब मनुष्य के पास खुद से डिसीजन लेने की पावर आ जाए, यानी कि वो खुद से अपने इच्छानुसार डिसीजन लेगा, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तो वही उसी तरीके से उसी की मदद से हम नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसके आंसर को। देखो, स्वतंत्रता युक्त वातावरण, उन्मुक्तता और भयमुक्तता का वातावरण जब बनेगा, व्यक्ति के पास सत्य खोजने की शक्ति आ जाएगी और ये सत्य ही नूतन विश्व निर्माण में सहायक होगा। देखो, यहाँ संघर्ष है, आज के जो जीवन है इस जीवन में संघर्ष है और जो आदमी है वो एक दूसरे के विपरीत ही खड़े हैं, यानी कि एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे का ही अपोज कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति तो भौतिक विकास में ही बाधक है। ये स्थिति भौतिक विकास में ही बाधक है। तो आप खुद बताओ, आध्यात्मिक और मानसिक विकास इस स्थिति में हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये जो अभी का हमारा जो सिचुएशन है, जो हमारा स्थिति है, ये आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। इनफैक्ट ये तो भौतिक विकास में भी बाधक बन रहा है हमारा। इसलिए अगर हमें नूतन विश्व का निर्माण करना है तो वहाँ पे स्वतंत्रता युक्त वातावरण होना चाहिए। अगर ऐसा ही स्थिति रहेगा फिर ना तो विकास संभव है और ना ही नूतन विश्व का निर्माण ही, ना ही ये हो पाएगा और ना ही विकास हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। तो अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है कि जो क्रांति करना है, सीखना है और प्रेम करना, ये तीनों अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। इसे हमें अब एक्सप्लेन करना है। तो देखो, आज हमें चारों ओर अराजकता ही पसरी दिखाई देती है। हमको उसे बाहर आना है तो क्रांति का विस्फोट आवश्यक है। और अगर हमें अराजकता से बाहर होना है, इससे बाहर आना है, तो क्रांति लानी ही पड़ेगी। जिस तरह से स्वतंत्रता के लिए क्रांति जरूरी थी, ज़रूरत थी, उसका डिमांड का, सिचुएशन का डिमांड था, उसी तरीके से अगर हमें अराजकता से बाहर होना है तो क्रांति का विस्फोट आवश्यक है। इसके अभाव में भय मुक्त व्यवस्थित समाज की रचना हो ही नहीं सकती। क्रांति के अभाव में अगर हम चाहते हैं कि हम एक भयमुक्त एनवायरनमेंट बना दें, ऐसा वातावरण बना दें, तो ये संभव है ही नहीं। इस तरह के समाज की रचना हो ही नहीं सकती बिना क्रांति के। चारों ओर पतन, भ्रष्टाचार, अराजकता, मूल्यहीनता पसरी है। उसको देखकर हमारी जो आत्मा है वो तड़प उठती है और इसके विरुद्ध क्रांति आवश्यक है। और देखो, सीखना जो है वो पहली सीढ़ी है। हम जो कुछ सीखते हैं उसका उपयोग निर्माण में करते हैं। जो कुछ भी हम सीखते हैं उसका उपयोग हम क्या करते हैं? निर्माण में करते हैं। और साथ ही परिस्थितियाँ भी मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है और वो कुछ सिखा देती है जो शायद गुरु भी ना सिखा पाए। जो गुरु भी नहीं सिखाते वो हमें परिस्थितियाँ सिखा देती है। पर सीखना तभी सार्थक है अगर उसका उपयोग समाज कल्याण में हो सके, यानी कि जो कुछ हमने सीखा है उसका उपयोग हम समाज कल्याण में कर सके, तो वही सार्थक है, अन्यथा वो निरर्थक है। प्रेम हमारी प्रेरणा गति भी है। जिससे हमें प्रेम है हम उसका कल्याण ही चाहेंगे। तो जिससे हमें प्रेम है हम उसका कल्याण ही चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। समाज, राष्ट्र से यदि हमें प्रेम है तो हम उसका भी कल्याण ही चाहेंगे। ये भावना हमें क्रांति के लिए भी प्रेरित कर सकती है। तो इसके लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, ये जो भावना है ये हमें क्रांति के लिए भी प्रेरित कर सकती है, जिसके लिए हमें कुछ सीखना भी होगा। अतः ये जो तीनों हैं, ये तीनों परस्पर संबंधित है। क्रांति, सीखना और प्रेम, ये तीनों परस्पर संबंधित हैं। तो मूव ऑन करते हैं। अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम अब कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जे कृष्णमूर्ति के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था नारायण जिद्दू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी? तो कृष्णमूर्ति जब 10 वर्ष के थे तो इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी।
तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण उन्नयन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मेधा और किसका परस्पर बैर है? तो मेधा और वह, इन दोनों का परस्पर बैर है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया सारांश में भी और क्वेश्चन में भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जय कृष्णमूर्ति दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय कृष्णमूर्ति को बुद्ध के बाद दूसरा बुद्ध कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मेधा कहाँ नहीं हो सकती? तो जहाँ स्वतंत्रता हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहाँ स्वतंत्रता हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? तो कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन जीवन को समझना है, इसके सत्य को जानना है, इसके अर्थ को समझना है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें रोजगार या प्रसिद्धि नहीं बल्कि व्यापकता देती है, हमारा दृष्टिकोण को और बढ़ाती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो बचपन में इन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि बाल्यावस्था में हमें स्वतंत्र अवस्था में रहना है, हमें स्वतंत्र वातावरण में रहना है, ताकि हमारा जो विकास हो वो चहुमुखी विकास हो। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी का अर्थ क्या है? तो जिंदगी का अर्थ सत्य की खोज करना है, ये हमने इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ लिया। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया कि मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को भय नष्ट कर देता है, इसलिए हमें भय मुक्त वातावरण में रहना चाहिए, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इसे भय नष्ट कर देता है। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो जय कृष्णमूर्ति के अनुसार जो संपूर्ण विश्व है वो नाश की ओर अग्रसर है, यानी कि समाप्ति की ओर अग्रसर है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी जो है वो पूंजीपतियों से लड़ रहा है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1895 में, यानी कि 1895 में। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था? तो इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जे का मतलब हुआ जिद्दू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये जो कृति है इसकी रचना की थी जे कृष्णमूर्ति ने, यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, लीड बेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो लीड बेटर जी जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 80 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संभाषण। और ये जो शिक्षा है ये भी एक संभाषण ही है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है? तो शिक्षा ये जो पाठ है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, एपी में, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो बहुत ही ज़्यादा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप खुद से आंसर कर सकते हो। शिक्षा जो हमने अभी के अभी पढ़ा है, गद्यखंड के 13 चैप्टर में पढ़ा है, ये जे कृष्णमूर्ति की ही रचना है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 22 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एक संभाषण है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति एक संभाषण है। ठीक है, तो देखो अब हमने इस चैप्टर के, अब हमने शिक्षा के चैप्टर के कंप्लीट सारांश को, इसके कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और इसके कंप्लीट
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कर लिया है, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब आप देख सकते हो गधे खंड के सारे 13 चैप्टर्स को हमने इस सीरीज में कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो से हम पद्य खंड की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हम में से जितने स्टूडेंट्स आप लोग वीडियोज़ को देखते हो 25% लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद सारी वीडियोज़ को देखना, बिकॉज इतने क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के बावजूद बहुत ही कम स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सच में दिल से बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जितना हो सके हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करना, ताकि हम इसी तरह से और वीडियोज़ आप सभी के लिए अपलोड करते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप हमारी इस बात को सीरियसली लोगे और वीडियोज़ को शेयर जरूर से ज़रूर करोगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, पद्य खंड के नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पीस आउट।